तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है समता शुक्ला और क्लास 9th चल रहा है आपका। तो क्लास 9th में हम लोगों का चैप्टर चल रहा है टिश्यूज। टिश्यूज में हम लोगों ने पहले अगर बिल्कुल बेसिक की बात करें तो हमने क्या किया, हमें पता है कि टिश्यूज जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एनिमल टिश्यूज और प्लांट टिश्यूज। तो प्लांट टिश्यूज में हमने बात कर ली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में, विभाज्योतक ऊतकों के बारे में मैं आपको अच्छी तरह से बता चुकी हूँ कि विभाज्योतक ऊतक जो हैं वो ऐसी ऊतक होते हैं जो ऐसी कोशिकाओं से बने हुए हैं जिनमें निरंतर किसकी क्षमता है, विभाजन की क्षमता है। ठीक है, उसके बाद वो 3 प्रकार के होते हैं। आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। ये 3 हो गए। उनकी स्थिति, उनकी लोकेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जब मैच्योर हो जाते हैं तो परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्थायी ऊतकों में कन्वर्ट हो जाते हैं। और स्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया कि सरल स्थायी ऊतक होते हैं और जटिल स्थायी ऊतक होते हैं। सरल स्थायी ऊतक कौन से होते हैं, जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के ऊतक का निर्माण करते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, सरल स्थायी ऊतक कहलाते हैं। और जटिल जो अलग अलग विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिल करके फिर वो कोई ऊतक का निर्माण करते हैं, तो जटिल स्थायी ऊतक कहलाते हैं। आप सभी का क्लियर हो गया है यहाँ तक बच्चों। इसके आगे हम देखेंगे इपीडर्मल टिश्यूज के बारे में। तो इपीडर्मल टिश्यूज में हमने स्टोमेटा के बारे में बात करी थी। ये जो स्टोमेटा होते हैं, पर्णरंध्र, इसमें आपका इपीडर्मल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। द इपीडर्मल टिश्यूज ऑन द लीव्स ऑफ अ प्लांट हैव माइन्यूट ओपनिंग्स। जो इपीडर्मल टिश्यूज प्रेजेंट होती हैं किसी भी पौधे की पत्ती की सतह पे, उनमें माइन्यूट ओपनिंग्स होती हैं, है ना, छोटी छोटी माइन्यूट ओपनिंग्स यानी छोटी छोटी छिद्र जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पर्णरंध्र, या उसे हम स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। तो ईच स्टोमा इज सराउंडेड और एनक्लोज्ड बाय 2 किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड द गार्ड सेल्स। ये जो स्टोमेटा है ये 2 किडनी शेप्ड सेल्स से घिरा हुआ होता है, इस तरीके से 2 किडनी शेप्ड सेल्स से घिरा हुआ होता है और इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम गार्ड सेल्स कहते हैं। ठीक है, उसके और क्या होता है, दीज स्टोमेटा आर नेसेसरी फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड प्लांट्स। यानी प्लांट्स और एटमॉस्फेयर के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज है वो किसके कारण होता है, इन्हीं स्टोमेटा की प्रेजेंस के कारण होता है। दे ऑल्सो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्टोमेटा जो है यही ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में हेल्प करती हैं। अगर स्टोमेटा प्रेजेंट ना हो तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस पॉसिबल नहीं हो पाएगी। आप सभी को पता है दीज पोर्स रिमेन ओपन ड्यूरिंग द डे। दिन के समय में ये जो पोर्स हैं ये खुले हुए होते हैं, लेकिन रात के समय में ये कैसे होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। स्टोमेटा दिन के टाइम में खुले हुए होते हैं और रात के समय में कैसे हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्टोमेटा इपीडर्मल टिश्यूज के अंदर। अब परमानेंट टिश्यूज के बारे में क्वेश्चन है कि डू परमानेंट टिश्यूज डिवाइड। क्या परमानेंट टिश्यूज जो है वो निरंतर विभाजन करती हैं, है ना। तो जिन बच्चों ने ध्यान से पढ़ा था उन्हें इसका आंसर पता होगा, है ना। आंसर क्या है, द सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं, जो स्थायी ऊतक होते हैं, उनके अंदर डिवाइड होने की एबिलिटी यानी कि निरंतर विभाजित होने की क्षमता जो है वो नहीं होती है। दे आर ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड। उनका एक जो फंक्शन है, पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो बिल्कुल तय होता है। यानी डिफरेंशिएटेड का मतलब पर्टिकुलर वर्क के लिए पर्टिकुलर टिश्यूज हो जाते हैं। द सेल्स आर स्पेशलाइज्ड। उनमें जो सेल्स कोशिकाएं होती हैं वो स्पेशलाइज्ड होती हैं, विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं और ये आगे डिवीजन नहीं करती है ना, ये विभाजन की क्षमता खो चुकी होती हैं, तभी ये परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट होती हैं। तो क्या है, परमानेंट टिश्यूज जो है वो डिवीजन नहीं करती है ना।
एपिडर्मिस कैसे एक प्लांट को प्रोटेक्ट करती है, वाटर लॉस ना होने पाए उसमें कैसे हेल्प करती है, इसका सॉल्यूशन सभी बच्चे लिखेंगे। द एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट ऑफ अ प्लांट ऑफन सिक्रीट अ वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन द आउटर सरफेस। जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं, जो एरियल पार्ट होता है प्लांट का, यानी हवा में जो प्लांट का पार्ट होता है, आपकी पत्तियां हैं, तने हैं, ये सारा, उसमें एक वैक्सी मटेरियल सिक्रीट करती हैं, जो कैसा होता है, वाटर रेजिस्टेंट लेयर बना देता है आउटर सरफेस पे, है ना। आप सभी ने उस वाटर रेजिस्टेंट लेयर के बारे में देखा, जैसे तना है उस पर पानी डालते हैं तो सोख नहीं लेता ना, बह जाता है पानी। तो एक लेयर जो पतली सी बनी हुई होती है, वाटर रेजिस्टेंट लेयर होती है, वो कौन सिक्रीट करता है, वो एपिडर्मल सेल्स ही सिक्रीट करती हैं। और दिस लेयर रिड्यूसेस द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट। ये जो लेयर है ये प्लांट से वाटर के लॉस को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे आई थिंक समझ में आ गया होगा, आप सभी ने नोट भी कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, परमानेंट टिश्यूज के बारे में आपने जाना। अब ये तो आपने सरल स्थायी ऊतकों की बात कर ली, सरल स्थायी ऊतकों में हमने एपिडर्मिस की बात करी। अब हम जटिल स्थायी ऊतक या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे। जटिल स्थायी ऊतक की बात करेंगे। तो एक्चुअल में ये जटिल स्थायी ऊतक क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। जो जटिल स्थायी ऊतक हैं ये एक से ज्यादा प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो जब ये अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं तो ये अपना काम कैसे करते हैं? All these cells work in a coordinated manner. कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है कि एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करके किसी भी एक फंक्शन को परफॉर्म करने का काम। जटिल स्थायी ऊतक को आप बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं कि सरकार में बहुत सारे मंत्री होते हैं, वो बहुत सारे मंत्री क्या करते हैं, मिल करके देश की विकास में योगदान करते हैं ना। तो कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं तभी देश की तरक्की हो पाती है। उसी तरह से अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं मिल करके क्या करती हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। और एक कॉमन पर्टिकुलर फंक्शन को अगर अलग अलग कोशिकाएं मिल करके परफॉर्म कर रही हैं, इसका मतलब वो जटिल स्थायी ऊतक यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की बात हम तब कर रहे हैं। अब ये टिश्यूज आपके संवहन ऊतक के रूप में प्लांट्स में पाई जाती है, कंडक्टिंग टिश्यूज के रूप में पाई जाती है प्लांट में, जिन्हें हम कहते हैं संवहन ऊतक। संवहन ऊतक जो हैं ये पौधे के अंदर ट्रांसपोर्ट फंक्शन में हेल्पफुल होते हैं, है ना। These tissues यानी कि complex permanent tissues are conducting tissues that take part in the transport function in a plant. They are of two types. ये दो प्रकार के होते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? जटिल स्थायी ऊतकों की बात कर रहे हैं। जटिल स्थायी ऊतक जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका जाइलम। जाइलम जो क्या करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, विच ट्रांसपोर्ट्स वाटर, एंड फ्लोएम जो क्या करता है, विच ट्रांसपोर्ट्स फूड मटेरियल, है ना। जाइलम क्या करता है, जमीन में मौजूद जो पानी है उस पानी को, जड़ें जो होती हैं जड़ों के ऊपर प्रेजेंट होते हैं रूट हेयर, है ना। रूट हेयर्स के अंदर एब्जॉर्प्शन की पावर होती है। वो जड़ों के अंदर जो पानी जमीन में मौजूद है उस जमीन के अंदर पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन पानी की जरूरत कहाँ पर होती है? पानी की जरूरत होती है बच्चों फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए पत्तियों को, है ना। तो जमीन से पानी को रूट हेयर्स एब्जॉर्ब करते हैं और जाइलम के थ्रू, जाइलम जो कि वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, इनके थ्रू नीचे से ऊपर की तरफ पत्तियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये काम कौन करता है? ये काम करता है जाइलम। और फ्लोएम क्या काम करता है? वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड मटेरियल का। तो ये फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट कर रहा है फ्लोएम, ये क्या है? तो फूड मटेरियल का ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है। आप सभी को पता है कि हमारी पत्तियों में, क्योंकि पत्तियां हरे रंग की होती हैं, उनमें हरित लवक मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट सनलाइट की प्रेजेंस में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जमीन से पानी लेता है और उसके बाद फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और उसके बाद भोजन का निर्माण हो जाता है हमारी पत्तियों में।
प्लांट्स की जितनी भी पत्तियां हैं उनमें भोजन का निर्माण हो जाता है। अब भोजन का निर्माण जैसे किचन में खाना बन गया, लेकिन अगर सारे पौधे के पार्ट्स तक नहीं पहुंचेगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। किचन में खाना बना और अगर परिवार के सभी सदस्यों ने नहीं खाया तो उस खाना बनने का फायदा नहीं है। तो खाना बनने के बाद पत्तियों में खाना बन गया, उसके बाद पौधे के हर एक भाग तक वो खाना पहुंचे, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उसकी जिम्मेदारी है फ्लोएम की। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है कि फ्लोएम की जिम्मेदारी किसकी है? एक खाना परोसने वाले की, है ना। फ्लोएम क्या काम करता है? पत्तियों से जो भोजन बना है उसको पौधे के हर एक भाग तक पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। The presence of this vascular tissues is an important feature of all complex terrestrial plants. यानी कि सभी प्रकार के जटिल पौधे जो हैं उनमें ये जाइलम और फ्लोएम की प्रेजेंस होती है, जाइलम और फ्लोएम मौजूद होता है, और ये सभी कॉम्प्लेक्स टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की सिचुएशन है। यानी सभी प्लांट्स में ये जाइलम और फ्लोएम जो है वो प्रेजेंट होता है। कैसे? जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में ये प्रेजेंट होते हैं। अब इसको सभी बच्चे ये वाला फ्लो चार्ट जरूर नोट करेंगे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज यानी जटिल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं। जाइलम, बिल्कुल सेम यही चीज लिखेंगे ताकि आपको एक फ्लो चार्ट देख करके ही जाइलम और फ्लोएम के बारे में पूरा याद आ जाए। लिखेंगे जाइलम और यहां लिखेंगे फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? पानी का संवहन करता है, और फ्लोएम क्या करता है? भोजन का संवहन करता है। ये सभी बच्चे नोट करेंगे अपनी कॉपी में। जटिल स्थायी ऊतक की बात कर रहे हैं। जटिल स्थायी ऊतक में हमने देखा कि ये कंडक्टिंग टिश्यूज के रूप में प्रेजेंट होते हैं। पौधे में दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। इनका कोई हिंदी में स्पेसिफिक नाम नहीं है। जाइलम XYLEM होता है, फ्लोएम PHLOEM, और इसको हिंदी में भी एज इट इज जाइलम और फ्लोएम ही लिखते हैं। इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि जो भी बच्चों इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं, है ना, ये एज इट इज हिंदी में लिखे जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि इंग्लिश के वर्ड्स को भी आप एक्सेप्ट कर सकें, और उसमें आप थोड़ा सा अपना धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आने लगेगा। क्योंकि आगे चल के जो भी साइंस की बुक्स हैं बच्चों, वो सारी की सारी इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल हैं। तो अगर धीरे धीरे चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए आसान होगा। आप बड़े क्लास में जब पहुंचेंगे तो चीज़ें आपको इजीली समझ में आएंगी, आपको परेशानी नहीं होगी। मतलब भाषा की कोई समस्या नहीं होगी। भाषा की समस्या के कारण कोई भी बच्चा ज्ञान से वंचित नहीं रहना चाहिए, है ना। तो इसलिए दोनों भाषाओं में समझते हुए आगे बढ़ लेंगे। जैसे जाइलम है, इसका कोई हिंदी में वर्ड नहीं है, जाइलम ही लिखा जाएगा। फ्लोएम है, इसका हिंदी में कोई वर्ड नहीं है, इसको फ्लोएम ही लिखा जाएगा, है ना। सेल है, सेल का हमने एक वर्ड दे दिया है, सेल को हम कोशिका कह सकते हैं, है ना। लेकिन जाइलम को हम जाइलम ही कहते हैं, फ्लोएम को हम फ्लोएम ही कहते हैं। वैस्कुलर बंडल्स में, वैस्कुलर टिश्यूज में। तो जो ये जटिल स्थायी ऊतक होते हैं, इनमें दो प्रकार की कंडक्टिंग टिश्यूज होती हैं। पहले का नाम है जाइलम, जो पानी के संवहन के लिए उत्तरदायी है, और दूसरा प्रकार है फ्लोएम, जो भोजन के संवहन के लिए उत्तरदायी है। अब ये पॉइंट बहुत छोटा है, बड़े से बड़े मतलब पूरा जो क्लास पढ़ के बच्चे चले भी गए हैं उनको भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है कि एक्चुअल में जाइलम का और फ्लोएम का काम क्या होता है। तो उसके साथ आप कोई एग्जाम्पल अगर जोड़ लें तो आपको हमेशा के लिए इजी रहेगा। जैसे फ्लोएम के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जैसे पत्तियां अगर आपका किचन की तरह काम कर रही हैं तो फ्लोएम क्या है? फ्लोएम आपका
सर्विस दे रहा है, जैसे भोजन परोस रहा है, तो किसी आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो भोजन आपको कौन परोसता है? आप फ्लोएम को बेरा समझ सकते हैं ना, वो खाना पहुंचाने का काम कर रहा है। ठीक है, जाइलम क्या कर रहा है? रॉ मटेरियल पहुंचा रहा है पत्ती तक, है ना। जाइलम क्या है? रॉ मटेरियल, यानी कि पानी पहुंचा रहा है पत्तियों तक, और पत्तियां किचन का काम कर रही है, वहां पे खाना बन रहा है। और फ्लोएम क्या कर रहा है? फूड कंडक्शन कर रहा है, यानी बने हुए भोजन को पौधे के हर एक भाग तक पहुंचाने का काम कर रहा है। तो आई थिंक सभी बच्चों ने ये फ्लो चार्ट नोट कर लिया होगा। अब ये जो चार्ट है में आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज में अंतर लिखना है, ये सभी बच्चों को नोट करना है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की तरफ लिखेंगे विभाज्योतक ऊतक। मैं साइड हट जाती हूँ, आप सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को लिखेंगे विभाज्योतक ऊतक, परमानेंट टिश्यूज को आप लिखेंगे स्थायी ऊतक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को लिखेंगे विभाज्योतक ऊतक और परमानेंट टिश्यूज को आप लिखेंगे स्थायी ऊतक। और इसको अपनी कॉपी में एक मार्जिन देके 2 सारणी बनाएंगे और इसको नोट करेंगे। द सेल्स ऑफ द टिश्यू डिवाइड रिपीटेडली। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में क्या लिखेंगे? पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1 क्या लिखेंगे? विभाज्योतक ऊतक में इसकी कोशिकाएं निरंतर क्या होती रहती हैं? विभाजित होती रहती हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में सेकंड पॉइंट लिखेंगे द सेल्स आर ऑलवेज लिविंग। जो विभाज्योतक ऊतक, क्योंकि निरंतर विभाजन कर रही हैं, तो कैसी हैं? जीवित हैं वो। These cells usually do not contain vacuoles। इसके सबके बारे में हम बात कर चुके हैं, खाली इसको हमने इकट्ठा करके कुछ अलग अलग पॉइंट्स लिख लिए हैं ना। बात तो हम इसके बारे में पहले भी कर चुके हैं। जो विभाज्योतक ऊतक होते हैं, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं ना। इसमें एक मैंने आपको क्वेश्चन आंसर भी पूरा कराया था कि वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसका क्या रीजन होता है, रीजन भी आपको बताया है। तो पॉइंट नंबर 3 में लिखेंगे कि these cells usually do not contain vacuoles। do not contain vacuoles यानी कि विभाज्योतक ऊतकों में वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो चौथा क्या है? इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, यानी कि ये पूरे के पूरे प्लांट पे मौजूद नहीं होते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं ये कुछ सर्टेन पार्ट्स में ही मौजूद होते हैं, जैसे तने की टिप पे, आपके जड़ों की टिप पे, तने की साइड में, जड़ों की साइड में, यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। और 5th पॉइंट में लिख लेंगे कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं ये पौधे की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब अंतर हम लिख रहे हैं तो परमानेंट टिश्यूज में भी हम लिखेंगे द सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड डू नॉट हैव द पावर ऑफ डिवीजन। यानी कि पहला पॉइंट हम क्या लिख रहे हैं परमानेंट टिश्यूज में, ये जो कोशिकाएं होती हैं ये विभाज्योतक ऊतक से ही बनती हैं और इनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। द सेल्स में बी लिविंग और डेड, यानी कि जो कोशिकाएं हैं वो मृत भी हो सकती हैं और आपका लिविंग भी हो सकती हैं, जीवित भी हो सकती हैं। These cells contain a large centrally located vacuole। परमानेंट टिश्यूज जो होती हैं उनमें एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो सेंट्रल में लोकेटेड होता है, और कभी कभी इसका किसी भी सेल का 90% तक भाग ये कवर कर सकता है। और कहाँ पे पाई जाती है परमानेंट टिश्यूज? इट इज फाउंड थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। पूरे के पूरे पौधे में ये पाई जाती हैं। कौन सी? परमानेंट टिश्यूज। और 5th पॉइंट लिखेंगे इट परफॉर्म्स फंक्शंस सच एज स्टोरेज, कंडक्शन, प्रोटेक्शन, फोटोसिंथेसिस एक्सेट्रा ना। ये आपका 5th पॉइंट हो गया। तो ये दोनों बच्चे, ये सभी बच्चे अंतर जो है परमानेंट टिश्यूज और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का, इसको जरूर नोट कर लेंगे और इसको आप सभी बच्चे अपनी कॉपी में अब नोट करना शुरू कर लेंगे। ये बच्चे नोट करेंगे, इसमें विभाज्योतक ऊतक जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में 5 पॉइंट नोट करेंगे। आप परमानेंट टिश्यूज में भी 5 पॉइंट हैं नोट करेंगे, बीच में मार्जिन देंगे। जैसे अंतर लिखते हैं आप उसी तरह से एक तरफ विभाज्योतक ऊतक लिख लेंगे, एक तरफ स्थायी ऊतक लिख लेंगे और दोनों में 5-5 अंतर लिख लेंगे।
अब इन पॉइंट्स में अगर कोई कंफ्यूजन है आपको किसी प्रकार की तो चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चैट के माध्यम से पूछने में आप कभी भी कोई टेंशन नहीं लेंगे। आपको पता है कि ये क्लासेस केवल आपकी सुविधा के लिए ही बनाई गई हैं बच्चों। तो क्या करेंगे, आप इसको चैट के माध्यम से पूछेंगे, आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दी जाती है ना। तो उसको आप लिखते समय अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आप पूछ सकते हैं। इसको नोट कर लेंगे, इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैं टाइम भी दे रही हूँ इसीलिए कि इसको सभी बच्चे नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। ये विभाज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतकों के बीच का अंतर है, जिसमें 5-5 पॉइंट्स आपको मैंने बताए। ये पहले मैं बहुत अच्छी तरह से आपको समझा चुकी हूँ। अब इसको इकट्ठा करके आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। आई थिंक सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। जाइलम और फ्लोएम का थोड़ा सा और ब्रीफ में जान लेंगे, है ना। ये जो स्थायी ऊतक हम पढ़ रहे थे कंडक्टिंग टिश्यूज के बारे में, उसमें मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी कि जटिल स्थायी ऊतक वैस्कुलर टिश्यूज के रूप में पौधे में मौजूद होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, है ना। तो जाइलम के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे। ऐसे केवल अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि जाइलम जो होता है उसका काम होता है, जड़ जो है जमीन में उसके ऊपर रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उन रूट हेयर्स के अंदर ये पावर होती है कि वो सॉइल में मौजूद वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, अवशोषित कर सकते हैं। अब अवशोषित करने के बाद उस पानी को जाइलम तक मतलब जाइलम तक वो पानी पहुंच जाता है। और जाइलम क्या करता है, नीचे जो पानी अवशोषित हुआ है उसको पौधे के हरे पार्ट्स तक, है ना, उन जगहों तक जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होनी है, जहाँ पे भोजन निर्माण की प्रक्रिया होनी है, वहां तक पहुंचाने का काम करती है। तो जाइलम क्या होती है, जाइलम एंड फ्लोएम आर कंडक्टिंग टिश्यूज, ये संवहन ऊतक होते हैं, एंड कंस्टिट्यूट अ वैस्कुलर बंडल, और ये संवहन बंडल का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, संवहन बंडल का काम करते हैं। वैस्कुलर और कंडक्टिव, उसी को हम वैस्कुलर भी कहते हैं, उसी को हम कंडक्टिव भी कहते हैं। कंडक्टिव टिश्यू क्या होती है, डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लांट्स। ये कॉम्प्लेक्स प्लांट्स का डिस्टिंक्टिव फीचर है, यानी कि जो भी कॉम्प्लेक्स प्लांट्स होते हैं उनमें कंडक्टिंग टिश्यूज पाए जाते हैं, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होता है। This tissues makes possible their survival in the terrestrial environment, और ये टिश्यूज जो हैं ये संभव बनाते हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में कि पौधा सरवाइव करता रहे। उसके पीछे जो रीजन है वो इन टिश्यूज की प्रेजेंस ही है ना। अब इसका स्ट्रक्चर अगर देखें, जैसे कोई पेड़ है उसको अगर हम कट करते हैं, टीएस सेक्शन दिया गया आपको, तो इसमें देख रहे हैं किस तरह से जाइलम प्रेजेंट होता है और आपका फ्लोएम प्रेजेंट होता है। तो इसमें कोई बच्चा कुछ नोट करना चाहता है, 1-2 पॉइंट तो नोट कर सकता है, नहीं तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जाइलम के बारे में आपने जाना, अब हम देखेंगे फ्लोएम के बारे में। जाइलम पहले जाइलम देख लेंगे, उसके बाद हम फ्लोएम देखेंगे। जाइलम क्या है, जाइलम इज मेनली कंसर्न्ड विद द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम जो है वो मेनली मुख्यतः किस चीज के लिए जिम्मेदार है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। पौधे की ग्रोथ में जो पानी की आवश्यकता है, तो उस पानी के संवहन के लिए कौन जिम्मेदार है, उस पानी के संवहन के लिए जाइलम रिस्पॉन्सिबल होता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू अ प्लांट, ये एक प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। इट फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस चैनल थ्रू द रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड अदर एरियल पार्ट्स। ये क्या करता है, ये कंटिन्यूअस चैनल देता है पौधे के रूट्स को, स्टेम को, लीव्स को और अलग अलग जो एरियल पार्ट्स हैं उन सभी को, है ना। अब जाइलम का स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हमने क्या बात कर ली कि जाइलम इज मेनली कंसर्न्ड विद द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, यानी पानी के और मिनरल्स के संवहन के लिए इसी से उसी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, पानी और मिनरल्स के संवहन की, कंडक्शन की, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपका
जाइलम की, है ना। तो जाइलम पौधे को मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है ना, एक कंटिन्यूअस चैनल बनाता है रूट्स, स्टेम्स, लीव्स और अदर एरियल पार्ट्स में। जो सेल्स होती हैं जाइलम की, अब संरचना के बारे में हम बात करें कि जाइलम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जाइलम कैसा, इस तरीके से आपकी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिखे, ये आपका जाइलम, यहाँ पे आपका जाइलम दिखाई पड़ रहा है ना। तो जाइलम पेरेन्काइमा सेल्स जो है वो आपको दिखाई पड़ रही है। दीज सेल्स ऑफ जाइलम हैव थिक वॉल्स, मोटी मोटी दीवारों वाली, एंड मैनी ऑफ देम आर डेड सेल्स, है ना, बहुत सारी इसमें डेड सेल्स भी होती हैं। तो जाइलम कैसी होती है, जाइलम मोटी भित्ति वाला ऊतक होता है। जाइलम कैसे होते हैं, मोटी भित्ति वाले ऊतक होते हैं। ये सब बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे, और उसमें से कुछ या बहुत सारे मृत कोशिकाएं भी हो सकती हैं, डेड सेल्स भी हो सकती हैं। अब जाइलम को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको पार्ट्स ऑफ जाइलम भी पढ़ना होगा बच्चों। पार्ट्स ऑफ जाइलम में सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो आपका फ्लो चार्ट है जो आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है, इसको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। उसके बाद अलग अलग आपको इन सब के बारे में पढ़ना है। पार्ट्स ऑफ जाइलम में लिखेंगे, द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जाइलम आर एज फॉलोज। कौन कौन से होते हैं जाइलम में, होते हैं ट्रैकीड्स। क्या होते हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। 4 तरीके की आपका इसमें कोशिकाएं होती हैं, मौजूद है ना। क्या होती हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। सब बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे इसको। ट्रैकीड्स को हम क्या कह सकते हैं, वाहिनिकाएं भी कह सकते हैं इसको। तो हम क्या कह सकते हैं, वाहिनिकाएं। जाइलम पेरेन्काइमा है आपका, जाइलम फाइबर है ना। इसको आप वेसल्स को वाहिका भी कह सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आप नोट करेंगे अपनी कॉपी में। इसके बारे में ब्रीफ में हम अगले सेशन में पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि अगर आज के सेशन में ही आपने पढ़ा तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो इसलिए आज की क्लास में आप सभी ने जाइलम का जो इम्पोर्टेंट मेन फंक्शन क्या है वो आपने जान लिया, फ्लोएम का फंक्शन क्या है वो आपने जान लिया, जाइलम के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा जान लिया, और जाइलम कितने, मतलब उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसके बारे में आपको मैंने बताया। नाम सारे आपने नोट कर लिए अपनी कॉपी में। अगले सेशन में हम इसके बारे में बात करेंगे कि एक्चुअल में ये जो पार्ट्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास से जुड़ने के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।